बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, जिस अंदाज में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट भी लिया और फिर असम्बली तहलील करने के लिए गवर्नर को लिख भी दिया। अब गवर्नर जो है अगर साइन नहीं भी करेंगे तो 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर वो असम्बली तहलील हो जाएगी और इसके बाद KP के असम्बली की बारी है, जैसे कि खुद खान साहब ने वादा किया था और आज वज़ीर आला KP के भी यही कह रहे हैं कि जैसे ही पंजाब असम्बली की तहलील होती है तो हम भी गवर्नर को KP के असम्बली तहलील करने के लिए लिख देंगे। जो कुछ भी हुआ बहरहाल उसमें अब जिस चीज़ को भी मुहर्रिक समझा जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी सियासी शिकस्त PDM को कल मिली है और ख़ास तौर से PMLN के हवाले से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी लीडरशिप जो कि लंदन में मौजूद है, उनकी भी मुलाकातें इस वक्त जारी हैं। वज़ीर कानून से भी पूछा जा रहा है कि हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन खुद PMLN में भी बहुत सारे लोगों का ख्याल यही है कि इस मामले को अदालत में ले जाकर तूल देने की बजाय इलेक्शंस में ही जाना चाहिए। लेकिन उनकी जो क़यादत यहाँ मौजूद थी, उनकी सरजनिश तो होती रही, लेकिन खुद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की आला क़यादत की अदम दिलचस्पी कहिए, उनका मुल्क में ना होना कहिए, लेकिन बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से पॉलिटिकल डिफीट जो है कल PDM को मिली है। अब इसके बाद का जो मामला है वो भी देख लेते हैं। आइन का जो आर्टिकल है 224 वो बहुत वाज़ेह है कि जब कौमी या सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो उसके बाद 60 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस होते हैं और अगर टाइम से पहले असम्बली तहलील हो जाती है तो उस सूरत में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। आर्टिकल 112 के जरिए अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर की समरी पर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर केयर टेकर के लिए अपोजिशन लीडर को ख़त लिखते हैं, उनसे मुशावरत होती है और दोनों से निगरान वजीर आला के लिए 2 नाम भेजे जाएंगे। 3 दिन के अंदर निगरान वजीर आला पर चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर का इत्तफाक ना हो तो मामला पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया जाता है, जिसमें दोनों अतराफ की मुसावी नुमाइंदगी होती है। फिर पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 दिन का वक्त होता है। अगर वहां पर भी कोई इत्तफाक ना हो सके तो फिर मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चला जाता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 2 दिन के अंदर ये केयर टेकर सेटअप जो है वो बनाने के और इसके फैसले के पाबंद होते हैं। हमारे यहाँ जिस कदर सियासी पोलराइजेशन हो चुकी है उसमें लगता ऐसे ही है कि शायद ये मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाकर ही खत्म हो, क्योंकि अभी लगता ऐसा नहीं है कि कहीं से दोनों अतराफ से बातचीत की या मुज़ाकरात की कोई सूरत बनती नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत भी दी है। एक तो ऑब्वियसली इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे जो कुछ पंजाब में हुआ है और इस पे आज की थोड़ी देर पहले की खबर ये भी है ज़राए से कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब जो हैं वो आज रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे और उनकी तरफ से जो पंजाब में इलेक्शंस की डेट सामने आई है वो 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल की तारीख तजवीज़ दी जा रही है गवर्नर साहब की तरफ से। साथ ही साथ परसों जो 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं उस पर भी बात करेंगे कि कराची और हैदराबाद के इलेक्शन को लेकर सिंध हुकूमत ये चाहती थी कि वो ना हो, मुलतवी हो जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला हुआ है कि कोई ऐसी सूरत नहीं है कि इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन हर सूरत 15 को ही होंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद शमशान बुखारी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कादिर खान मंदोखेल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं और मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, आपके ज़रा तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो ऑब्वियसली पंजाब की सूरत हाल पर ही बात करते हैं। आपकी नज़र में ये क्या हुआ कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी ये कह रहे थे कि 4-5 लोग तो इधर उधर हो ही गए हैं। आज भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर PTI के लोगों की तस्वीर लगा के लोटे के अलकाबात से उनको नवाज रहे हैं। तो फिर ये गिनती पूरी हुई कैसे, जिस पर अभी भी आप सुन रहे थे मलिक अहमद खान साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा कोई खिलवाड़ इन्होंने आइन के साथ किया है, बंदे पूरे नहीं थे लेकिन फिर भी वोट पड़ गए। शुक्रिया सादिया। देखिए मसला ये है कि मलिक अहमद खान कुछ भी कहते रहे, PMLN PDM कुछ भी कहती रहे, गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा था और गवर्नर ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया चौधरी परवेज़ इलाही ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि 186 वोट थे और उन्होंने हाई कोर्ट में ये सबमिशन दी, तो केस तो ख़त्म हो गया उस लिहाज से। अब आप सियासी तौर पे कुछ भी कहते रहे और
ग्राउंड पे भी यही है, जो मर्जी हो सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं यानी। मतलब मुझे तो नहीं लगता, मेरे ख्याल में पीडीएम ने एक और मिस एडवेंचर खेला, जिस तरह हमजा शहबाज वाले केस में हुआ था, वो भी मिस एडवेंचर था। गैर ज़रूरी तौर पे आप चीज़ों को, आपके पास अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप गैर ज़रूरी तौर पे क्यों डिस्टर्ब करते हैं किसी एक सिचुएशन को। और ये सिर्फ PMLN या PDM के हवाले से ही नहीं जाता, दूसरों के हवाले से भी जाता है कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं देते, गैर ज़रूरी तौर पे उसको इंटरप्ट करते हैं और उसका नुकसान फिर सबको होता है। और यही हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त भी देखा था, जब नो कॉन्फिडेंस जब मूव हुई थी। इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, बुरी थी, इस पे दो राय हो सकती हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस था, 1.5 साल उसके अंदर रह गए थे, उस प्रोसेस को आप कंप्लीट होने देते, जनरल इलेक्शन में जाते, और एक प्रोसेस जो था वो अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनी कंटिन्यूटी के 15 साल मुकम्मल कर लेता। हमने उसे गैर ज़रूरी तौर पर डिस्टर्ब किया। PTI की गवर्नमेंट उस पीरियड में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उस पीरियड में PTI का ग्राफ देख लें, PTI की पॉपुलैरिटी के सर्वेज देख लें और आज के सर्वे देख लें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त की ऑपोजिशन ने और आज की हुकूमत ने जल्दबाजी से काम लिया और उसका उन्हें नुकसान हुआ और उनका नुकसान हो रहा है उनको। फिर जब आप आ गए थे गवर्नमेंट में, तो आपका पहला टास्क ये सारी अमेंडमेंट्स वगैरह करना, आपका पहला टास्क ये था कि इकोनॉमिक अपलिफ्ट, क्योंकि आपने दावा ये किया था कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, हमने उसको अपलिफ्ट करना, तो वो आप वहाँ भी हमें नाकाम नज़र आए। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये था कि इमरान खान ने बहुत जल्दबाजी में, जैसे 25 मई की कॉल दी, उन्होंने जल्दबाजी में कॉल दी, उसको रियलाइज़ किया बाद में उन्होंने कि मैंने शायद जल्दबाजी में वो किया था, उतने लोग नहीं निकले, तो उनकी डिमांड्स वगैरह तो एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान का जो वोटर है, उनका सपोर्टर है, वो उनके साथ जुड़ा हमें नज़र आता है। और उसके बाद जो PDM ने पहली अटेम्प्ट की, जो उस वक्त की थी जब हमजा शहबाज को लाने की कोशिश की थी, उसके दो नुकसान हुए। एक तो ये कि वो कामयाब नहीं हुई, दूसरी चीज़ ये कि उसके बदले में जो बाई इलेक्शन हुए और जिन लोगों को टिकट दिया गया, वो लोग थे जो इलेक्टेबल्स थे और जिनको PMLN के लोगों ने नहीं पसंद किया और उन्हें वोट नहीं पड़ा। नतीजा क्या हुआ कि 20 बाई इलेक्शन, 15 बाई इलेक्शन जो है वो PTI जीत गई। ओवरऑल अगर आप देखें तो PTI जो है उसको मुसलसल एक तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड उसको कामयाबी मिल रही है। और अब जब वो असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं, अभी तक यानी उनकी जो हिकमत अमली है, आप कहते हैं PTI की, वो कामयाब जा रही है। ऑब्वियसली पंजाब में इलेक्शन होगा, जो हम कहते हैं कि इमरान खान को हुकूमत से निकालने के बाद बार बार कहा जाता है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, वो इलेक्शन में नज़र भी आ जाएगी। पंजाब में और KPK में जब इलेक्शन होगा, पूरे मुल्क में इलेक्शन होता है नहीं होता उसकी कोई सूरत फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही, बकौल PDM के 2 सूबों में इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं। बट शमशान बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये मामला जो केयर टेकर का है, निगरान वज़राए आला का मामला होगा KPK में या पंजाब में, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक ही जाकर रुकेगा या कोई सूरत ऐसी निकल सकती है कि अपोजिशन के साथ मिल बैठ के मुशावरत के साथ किसी एक नाम पर वज़ीर आला के लिए इत्तफाक हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले मैं आपने जो इंट्रो आज दिया है और उसके बाद मज़हर अब्बास साहब ने जो फरमाया है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है जिसका तज्ज़िया किया जा सकता हो। मतलब आपका भी बिल्कुल हरफ बहरफ आइन के मुताबिक इंट्रो जो आइन देता है आपको, और मज़हर अब्बास साहब ने भी जो फरमाया है वो बिल्कुल ठीक फरमाया है। मैं गुजारिश आपसे ये करूँगा कि मैं ज़ाती तौर पर, चूँकि पोलिटिकल माइंड हूँ, मेरी ख्वाहिश होगी कि ये इलेक्शन कमीशन ना करे, ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन करे। मगर अभी तक जो हट दरमी या इस तरह के मामला जो नज़र आ रहे हैं, उसमें तो नज़र आता है कि ये शायद जाए इलेक्शन कमीशन तक। मगर मैं समझता हूं कि अगर सेंस प्रीवेल करे तो ये इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाना चाहिए और इत्तेफाक होना चाहिए। उसमें हमारी तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा आज जो है राब्ता शुरू कर दिया है हमजा शहबाज साहब के साथ, और उनको वो नाम देंगे, वो अपने नाम देंगे। अगर ये हो जाए, देखें
उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन भी करता है तो नाम वही जाते हैं, वही जो 4 नाम होंगे इलेक्शन के पास भी वही 4 नाम जाने, 2 ऑपोजिशन की तरफ से और 2 हुकूमत की तरफ से, ये नहीं कि कोई ऊपर से नाम आ जाना है। तो बेहतर ये है कि वो कर दे ताकि एक आईनी प्रोसेस चले और जो नॉर्म्स हैं नॉर्म्स को प्रैक्टिस किया जा सके। तो देखें क्या होता है। और दूसरी बात ये है कि ये आपने अभी मलिक अहमद खान साहब का हवाला दिया, वज़ादार आदमी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो खुद हाउस में मौजूद थे। देखें हमारी स्ट्रेंथ 190 थी, 190 में मजारी साहब पहले चले गए थे, वो उन्होंने आना ही नहीं था। मसूद साहब पहले चले गए थे, उन्होंने आना ही नहीं था। मुमना बीबी का हमें पता था। फैसल साहब कल आए नहीं, चीमा साहब, मगर आज उनका मीडिया पे एक चल रहा है कि उन्होंने, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। अब 190 में से जब 4 नहीं आए तो 186 होने चाहिए थे, 186 थे। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सी कहानी वो गढ़ रहे हैं। इन्होंने आराम ये हाउस में मौजूद थे जिस वक्त इन्होंने देखा, जो मुझे नहीं पता कि इन्होंने कुछ लोगों से बातें की होंगी, कुछ हमारे लोगों ने कहा कि उन्हें प्रेशर्स आए, उनको कैरेट एंड स्टिक दोनों काम किए गए, मगर वो लोग नहीं माने। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो खड़े रहे। और PMLQ के बारे में भी यही तबसरा था, वो नहीं मानेंगे। आज मैं जावेद चौधरी साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मेरे तीनों अंदाजे गलत हो गए। तो इस तरह बहुत सारे लोगों के अंदाजे थे जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने गलत साबित किए। और इमरान खान साहब ने जिस तरह अपने आप को खड़ा रखा जमहूरियत के साथ, अपने नजरिए के साथ, अपना नुक्ता नजर के साथ, लोग उनके साथ खड़े हो गए। MPs MNs नुमाइंदा होते हैं अवाम के, वो अवाम की नब्ज को जानते हैं, वो भी सारे के सारे खड़े हो गए। अब बेहतर ये होगा, देखें बेहतर ये होगा, पाकिस्तान बड़े क्राइसिस से गुजरा है। इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है वो गुफ्ता बे है और उसमें बड़े बड़े दावे करने के बावजूद वी आर गोइंग डाउन साउथ इन ए फास्ट पेस, कि हम बिल्कुल नोज डाउन कर रही है इकोनॉमी हमारी, जो हमारे लिए किसी सूरत भी अच्छा नहीं। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम एक जिम्मेदार स्टेट है, मुस्लिम दुनिया में हमारा एक मुकाम है, हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया हमें इग्नोर नहीं कर सकती। ये सारी चीजें लेने के लिए फ्रेश मैंडेट चाहिए। फिर जिसको भी वो मैंडेट मिले वो अक़वाम आलम से बातें करे ताकि मुल्क तरक्की कर सके। और आखिर में मैं एक लफ्ज कह लूं, बात यह है कि ये 2 आइन इसकी इजाजत देता है कि हम 2 असेंबलियां तोड़ें और ये सिर्फ 2 असेंबलियों का इंतखाब करा दे, लेकिन मुल्क के हालात इस बात के इजाजत नहीं होते। मेरे ख्याल में अगर सेंस प्रीवेल करे तो हमें इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। अब कहते हैं पूरे मुल्क का इकट्ठा हो, जनरल इलेक्शंस हो, बिल्कुल ठीक है। अब पहले तो कादिर खैर मैं ये चाहूंगा मुल्क के लिए वो बेहतर है। परवेज इलाही साहब को लेकर ये बात की जाती थी कि वो कभी असम्बली नहीं तहलील करेंगे। फिर खान साहब क्योंकि वहाँ बैठे हुए हैं कि जी उनको भी एक अपनी हुकूमत की प्रोटेक्शन है, KPK में भी और पंजाब में भी। फिर हुआ क्या परवेज इलाही साहब के हवाले से आप लोगों के सबके अंदाजे गलत क्यों हो गए? मुझे अभी भी शक मुस्कुरा रहे आप। मुझे अभी भी शक है, अभी भी कोई ना कोई चाल है उसके अंदर, पता नहीं मेरे दिल अरे अब क्या, अब तो मतलब ऑटोमेटिकली इसी के अंदर भी चाल है, पूरे खत्म हो जाएंगे। इसी के अंदर भी चाल है। क्या चाल? मुझसे ना पूछे खामखा। अब क्या चाल है? फिर अगला मुझे बोलेंगे ये नहीं बताइए अब क्या चाल है? इस शख्स को सियासत की इन सारी खेल से बाहर करने का, ठीक है अब आगे वक्त बताएगा, मेरे ये जुमला नोट करके रख ले। ठीक है, आप कह रहे हैं अभी भी चाल है? अभी भी चाल है। ऑप्शंस क्या बचे हैं? आप तो खुद कानूनदान हैं। ऑप्शन ये बचाओ। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, शमशान बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के साथ बड़े ज़बरदस्त रहे हैं और असल जमहूरी पार्टी को उन्होंने देखा है। आज जो इमरान नियाजी साहब के बारे में कहते हैं कि जमहूरियत के साथ खड़ा, ये भी कौन सी जमहूरियत है कि आप असम्बली तोड़ते हैं? ये कौन सी जमहूरियत है आप अपनी हुकूमत तोड़ते हैं? ये कौन सी जमहूरियत है कि आप कह रहे फ्रेश मैंडेट मिले तो इकोनॉमी बेहतर होगी? भाई आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? आपके चेयरमैन तो FATF को 3.5 साल में पाकिस्तान को निकाल नहीं सके। आपकी चेयरमैन ने तो CPEC बंद कराया, आपकी चेयरमैन ने तो अमेरिका समेत तमाम मगरब से झगड़ा कराया पाकिस्तान का, आपकी चेयरमैन तो पाकिस्तान में जो आपकी परवेज इलाही जिसको आप ये शाबाशी दे रहे हैं, उसने तो कहा इनके बारे में कि एहसान फरामोश ना बनो। आपको जनरल बाजवा ने IMF से डील कराया, आपको जनरल बाजवा ने यूरोप घुमाए, अमेरिका बनाया, आप एहसान फरामोश नहीं बने। और मैं कैसे भूल जाऊं ये सारी बातें कि शटअप कॉल दे दिए कि अगर दोबारा आपने जनरल बाजवा के बारे में बोला, मैं और मेरी पार्टी खड़ी होगी आपके खिलाफ जी। फिर उसने कहा कि उस्मान बुजदार को मैंने तहसील से लेके वज़ीर आला तक पहुंचा है।
फिर उसने इन्हीं की पार्टी के तर्जमान जो मियाँ बीवी है उनके बारे में कहा कि इनकी औकात क्या है जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने का। लेकिन फिर भी इमरान खान के कहने पे उसी शख्स ने असेंबली तोड़ दी। पाकिस्तान खड़े किसके साथ रहे, वो किसके साथ खड़े रहे, कह सकता हूँ। सादिया मुझे बताएं वो किसके साथ खड़े रहे। आप ये तो फिर ये जो खुशियां मना रहे, ये मदोखेल साहब को तो बात नहीं आ रही और वो अजीब बातें कर रहे हैं। असेंबली तो तोड़ दी। फिर भी वो आपको तो अजीब ही लगेगी ना। अब आपकी चेयरमैन को जो इतनी बड़ी धमकी दी है और फिर भी आप उसकी तारीफों में लगे हो, तो आपको तो मेरी बातें अजीब लगेगी। मेरे चेयरमैन, हम तो अमल की बात कर रहे हैं ना, जो अमल किया उन्होंने। बंदा एक लफ्ज तो कह दे, एक लफ्ज तो कह दे, तो हम इतनी बड़ी उसको लात मार के फेंकेंगे कि वो इंडिया से भी आगे पड़ा होगा। पाकिस्तान की सियासत बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आपने कहा चाल है, कल क्या होता है वो आज की तारीख तक अभी तक आपको सियासी डिफीट तो पंजाब में दे दी ना। अब मुझे एक बात बताएं शमशान बुखारी साहब, मैंने बड़ा तामुल से आपको बात सुनी है, आप थोड़ा सा हौसला रखें। आप मुझे एक बात मेरे भाई, लेकिन मैंने आपको हिट नहीं किया ना, आप हिट करना कौन सी जमहूरियत है अपनी टांग को लाड़ी मार के, या फिर इनको बोल दें। नहीं, आप बात मुकम्मल करें, ठीक है। तो बात यह है कि आप मुझे बताएं कि ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी चाल है अपनी हुकूमत खत्म करके। और ये इतना बड़ा बहादुर आदमी है, अभी तो 10,000 सिक्योरिटी इनकी पुख्तनख्वा और पंजाब की इनके ऊपर लगी है। ये जरा दोनों हुकूमतें से बाहर आ जाए तो ये मैं देखता हूं, ये मोमेंट जो है ना, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये शख्स इतनी दलेर है कि ये फिर घूम के दिखाएं, ये निकल ही नहीं सकेगा। ये क्यों नहीं दिया, बनी गाला क्यों नहीं आता है? ये धमकी नहीं है तो और क्या है? क्यों आगे पीछे जो है ना वो छुपे हुए हुकूमतों के पीछे? सवाल ये है कि ये सारे मैं कह रहा हूं कि बहुत ही नाखुशगवार वाकया हुआ है जो उनके साथ हुआ है। उस खुशगवार वाकये का इनकी उस्मान बुजदार प्लस इनकी पूरा काबीना, इनकी पंजाब को जो बड़े डाकू कहते थे, आज उनका चेता बना हुआ है, उससे तो एफआईआर नहीं कटवा सके। और फिर उसको भी छोड़िए, जो उसने अपनी लॉन्ग मार्च, तो मैं नहीं कहूंगा कटमट शॉट जो किया लॉन्ग मार्च, तो पीपल्स पार्टी का जो दिन रात 10 दिन हम रात और रोड पे थे, उस शख्स ने जब गुजरात में भी जलसा हुआ तो ये और मोने से लाई, सद के जाऊं मोने से लाई, तो इनका सबसे करप्ट तरीन आदमी था, वो तो काबीना में नहीं ले। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी वालिद मोहतरम कहा कि मुनस को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा था आपको, सादिया बीबी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन सारी बातों के बावजूद सादिया भी या तो जवाब ले इन बातों का है, वो हमारे साथ है, वो सब कुछ है। तो मैं ये कहूंगा कि यार ये कौन सी सियासत है? कोई अखलाकियात होती है, कोई थोड़ा सा एहसास होता है, कोई लिहाज होता है। उस आदमी ने तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे ज्यादा गाली गलोच क्या हो सकती है? मुझे एक बात बताओ। इतने तो अपोजिशन माजरत आपकी बारी है, अंडरस्टैंड मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। बुखारी साहब जरा क्विकली जवाब देना चाह रहे हैं, फरमाइएगा। शमशान बुखारी साहब। नहीं, मैं तो जी मदर साहब कर ले बात। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मंदोखेल साहब ने सवाए एक मतलब फिरोई बातों की और कोई बात नहीं की। बात सिर्फ इतनी है कि चौधरी परवेज इलाही साहब का जो एक्शन है, क्या वो नहीं है जो इमरान खान साहब ने नहीं किया? और 1973 के आइन के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हैं, क्या उस आइन में असेंबली तोड़ना अगर हालात ना रहे जायज है या नहीं है? ये किस तरह गैर जमहूरी हो गया? ये ठीक है जी, किस तरह गैर जमहूरी हो गया? मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजहर अब्बास साहब की तरफ जाऊंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि शमशान बुखारी साहब ने भी कहा था कि अच्छा ये हो कि सियासत के अंदर जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो मिलकर फैसले करें। बट अगेन वही बात है मजहर साहब की, इतनी ज़्यादा पोलराइज सोसाइटी और स्पेशली हमारी सियासत इस वक्त एक दूसरे के साथ बैठने को, बातचीत करने को तैयार नहीं है। आज असद उमर कह रहे थे कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। एक तरफ रेफरेंस भी दायर करेंगे और फर्ज करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही रहते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान यही रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करेगी जो वो इदारा इलेक्शंस करवाएगा, उनके नताइज उनको एक्सेप्टेबल होंगे? देखिए, पहली चीज़ ये कि बहुत पहले मेरा ख्याल है पिछले साल इन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और फिर वो वापस ले लिया था। और ये कह के वापस ले लिया था कि दोबारा इसमें कुछ चीज़ें तरमीम करके दोबारा फाइल किया जाएगा। सवाल ये कि इतने महीने क्यों लगा दिए उन्होंने?
और उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसी इलेक्शन कमीशन के अंडर पार्टिसिपेट किया। अभी जो कराची में, हैदराबाद में, इन जगहों पे लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर वो उसी इलेक्शन कमीशन के अंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेफरेंस फाइल करना राइट है, उनका राइट है। मेरा ख्याल में पहले तो ये पूछना चाहिए कि इतना अरसा क्यों लगा दिया, इतना डिले क्यों किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस वक्त आप रेफरेंस फाइल करेंगे उसका कोई नतीजा निकलता है, नहीं निकलता। उसके बजाय ज़्यादा कंसंट्रेट अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन और अपने ही उस स्किल वर्क पे करना चाहिए उस पर। बहरहाल ये कि पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन पर उसकी रिजर्वेशंस हैं वो उनके ख़िलाफ़ वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगेन बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे हम चले जाते हैं। देखिए, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनको इमरान खान लेकर आए थे। इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं उन पर भी सबका इत्तफाक राय होता था, लेकिन कोई एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसा नहीं गया कि जो कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो, जिस पे सवालात नहीं उठाते। खुद ही गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के एक इलेक्शन कमीशन तश्कील देती है और फिर उसी पर जिसको शिकस्त का सामना होता है या कोई सीट हार जाते हैं तो वो उसी इलेक्शन कमीशन पे। तो मेरा ख्याल है आइंदा के लिए ये सोचना पड़ेगा सबको कि या तो आपके यहाँ किसी को लाने में, किसी के नाम पे इत्तेफाक राय करने में हमारे जहन में ये होता है कि ये मेरा फेवर करेगा या नहीं करेगा। अगर हमारे जहन में ये हो कि नहीं, इसका एक बैकग्राउंड जो रहा है, एक अपराइट ऑफिसर का रहा है, एक अपराइट ज्यूरिस्ट का रहा है और इसने बहुत से ऐसे फैसले भी किए हैं जो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ गए हों, ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मेरिट का क्राइटेरिया यही होता है। मेरिट का क्राइटेरिया ये है कि कौन मुझे सूट करता है और उसी में हम नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में अभी रेफरेंस फाइल होता है, उसका कब होता है फैसला अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आइंदा के लिए ये सबबंदी ज़रूर करनी चाहिए और वो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि पार्लियामेंट मजबूत हो। पार्लियामेंट उस सूरत में मजबूत हो सकती है जब गवर्नमेंट और अपोजिशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और वो उसी वक्त कर सकते हैं कि जब हम एक पोलराइजेशन को ख़त्म करें। इख्तलाफात लाजमी होते हैं, लेकिन इख्तलाफात में जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल बिल्कुल सही है। जो आईनी मामलात हैं, जो कानून साजी करनी है, उन पे तो ये एटलीस्ट अपने रिजर्वेशंस या अपने इख्तलाफात को भुलाकर हमारे सियासतदानों को इकट्ठा बैठना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कौमी असम्बली की भी बात करें, पार्लियामान की बात की, तो सूबाई असम्बलियाँ पार्लियामान का हिस्सा हैं, जो कि 2 अब तहलील होने जा रही हैं, फिर वफाकी हुकूमत पे आ जाएं या नेशनल असम्बली पे आ जाएं। तो शमशान बुखारी साहब, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर ये आई है कि इमरान खान साहब की एक मीटिंग हुई और वहाँ पे बात हुई है कि वो अब सदर को कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने को कहें। तो आपको लगता है कि वज़ीर आज़म जो है वो नंबर पूरे नहीं कर सकेंगे और यही आपकी उम्मीद भी है कि फिर इसी के साथ वफाकी हुकूमत भी तहलील हो, नेशनल असम्बली तहलील हो, वफाकी हुकूमत की भी छुट्टी हो और फिर इलेक्शंस पूरे मुल्क में ही हो? जी, पहली बात तो ये है कि मेरे ये इल्म में नहीं है क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ कि अभी इस तरह हुआ, लेकिन अगर ये भी बात हो तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आईनी नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आईनी नहीं है। अगर ये जाके कोर्ट्स में जाते रहें, अदालत में जाते रहें, जाके कहते रहें कि गवर्नर ने ये हुक्म किया तो गवर्नर का हुक्म आईनी था, अगर गवर्नर कर सकता है तो सदर क्यों नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल मुझे चूँकि अभी पता नहीं है इस बात का कि ये हमारी मीटिंग में ये बात हुई है या नहीं, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर ये सदर का बिल्कुल हक है कि वो कहे कि आप ले एतमाद का वोट। और मैं तो पहले भी ये कह चुका हूं, कि आप देखिए कि इनके अंदर का ये तो एक चूचू का मुरब्बा है। अब 13 जमातें और 13 जमातें जिनका नजरिया, जिनका मंशूर, जिनकी हर चीज मुख्तलिफ है, सिर्फ एक चीज इकट्ठी है कि अपने केसेस खत्म कराने हैं, अपने हालात बेहतर करने हैं, मुल्क का इनको कोई फिक्र ही नहीं है इस बात पे। और ये जो है, मतलब आप गौर करें, MQM, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान की पार्टी और ये पार्टियां जितनी बाकी हैं, इनका आपस में कॉमन क्या है? तो कॉमन कोई तो गोल होगा ना जिस पे ये इकट्ठे। तो कॉमन एक ही इनका गोल है कि लूटो और आराम से जो है वो अपने केसेस खत्म कराओ, और ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और कुछ भी नहीं है। ओके।
ठीक है, एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस आप इसको कह रहे हैं, और एक वो ऑब्वियसली कराची में एक फोर्स्ड मैरिज भी आजकल हमें नजर आ रही है। बहरहाल मुझे बताइए मंदोखेल साहब, वो फोर्स मैसेज भी, और सदर क्यों नहीं कह सकता है? जी जी, मैंने कहा कि फोर्स मैरिज तो आपको नजर आ रही है ना कि 8 दिन पहले एक दूसरे को क्या नेशनल 8 दिन पहले एक दूसरे क्या कह रहे थे ये, और अब कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? इख्तियार है, मैं बोलूं? ठीक है, ये फोर्स्ड मैरिज पे भी आते हैं, जरा दोबारा फरमाइए। जी मंदोखेल साहब। बिल्कुल बुखारी साहब सही फरमा रहे हैं कि जब गवर्नर कह सकते हैं तो सदर भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए बिस्मिल्लाह करें, हमारी तादाद भी देख लें। दूसरी बात, मेरी बुखारी साहब के साथ चला था जमहूरी, जो उसने कहा इमरान खान जमहूरियत के साथ खड़े, फिर उसने भुट्टो साहब की आइन का हवाला दिया है। तो आइन में ज़रूर ये है, इससे पहले जो गुलाम इसाक खान, फारूक लगारी जो असम्बलियत तोड़ते थे, तो वो भी आइन का इल्का 58(2) भी था। और इसको मैं कंपैरिजन करूँगा इसके साथ कि क्या तलाक जो है ना वो इस्लामी है, तलाक नापसंदीदा अमल है, नापसंदीदा अमल है, मगर जायज भी करार दिया गया। ठीक है, तो आप उसको इस्लामी तो नहीं कह सकते हो, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ा जैसे जमहूरी बात कर रहे हैं, आप जमहूरी कैसे कह सकते हो? यानी जमहूरी तो नहीं कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि सुन ले बुखारी साहब, एक तो आपको पता नहीं आज क्या हो गया, सब्र नहीं है। बात यह है कि आप मुझे वो बताओ कि आप उसको सब्र भाई, तो आप बोलो, मैं जवाब दूंगा आपका इंशाअल्लाह। और फारूक मंदोखेल साहब बात मुकम्मल कर लें। जी बुखारी साहब सुन ले मंदोखेल साहब, नहीं करें बात। वो इलेक्शन की तैयारी में अप्रैल नजर आ रहा है, उनको पीटीआई जीतती हुई नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप उसको जमहूरी नहीं कह सकते हो, आप ये कह सकते हो आइन का एक किस्सा है जो इस्तेमाल किया फारूक लगारी, और इसने आज परवेज इलाही भी उसके सब में खड़ा हो गया, तो ठीक है, आपको मुबारक हो ये जमहूरियत। दूसरी बात जो ये कह रहे तेरे जमातें और तेरे जमाती, इनका वो नहीं है आपस में। एक तो ये कि तेरे जमाती करे, तेरे जमाती है क्या हुकूमत में? नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम तो अभी हमारे पास आ गई है, उसमें इतनी तेरे जमातों में नहीं शुमार है, और वो एएनपी का एक सीट, एक जमात, ठीक है, ये 2-3 पार्टियां, ये तेरे एक है 2-3 पार्टियां, बाप है सब क्या हो गया आज? एएनपी है क्या हुकूमत में कौन? आपने 6 के तो आपने अभी नाम ले लिए। नहीं 6 नहीं लिए 6 ना, आप दोबारा सुन ले, अभी बुखारी साहब की तरह बेसब्र हो गए क्या? नहीं आपने खुद 6 के नाम नहीं लिए 6 ना, दोबारा गिनाता। अच्छा चलो, आप खुद ले रहे हो मंदोखेल साहब, मुझे जरूरत ही नहीं एनपी। उसके बाद 5वां कौन सा है? उसके बाद अच्छा एमक्यूएम और बाप पार्टी, वो तो बाद में इनकी नहीं, तो तेरे जमातों में तो नहीं आता है उसमें। नहीं है तो अलग है, जो तेरे जमाती धड़ा है वैसे पीडीएम का। चलें, हाँ वो चौधरी शुजात वाले तारिक बशीर चीमा साहब। अच्छा, ये जो बात कर रहे थे ना, एक तो ये चीज पता नहीं क्यों नहीं बोलने दे रहे आज, ये कह रहे कि इनका आपस में बोलने दे बुखारी साहब, बोलने दे। क्या आपके चेयरमैन ने परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू नहीं कहा? तो आपकी कॉमन अटेंशन कैसी है? क्या शेख रशीद को चपरासी न रखूं तो सबसे बड़ा वजीर दाखिला बन गया? तो यार अपनी अमल पे तो देखो आप, अपनी सारी चीज। दूसरी बात ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, ये जो आप सिलसिले गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं इनकी हुकूमत को नहीं पता और ये इनको अपनी मिल गया। क्या मुझे बताओ, आपने 3.5 साल में जो आपने 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख देने थे, क्या आपने किए? आपने अपनी बहनों के करोड़ों रुपए माफ कराए 25% जुर्माना अदा करके। पाकिस्तान का वाहिद आदमी है, हम पे तो इल्जाम लगा रहे थे ये सर्टिफाइड नायल है कि नहीं है? तो मान्य हो, पाकिस्तान के एक आईनी अदारे इलेक्शन कमीशन ने इसको डिस्क्वालीफाई किया है। दूसरी बात मुझे एक बात बताओ कि ये जो बातें कर रहे हैं सारे, आप मुझे बताओ कि इनके कौल और फेल में तजाद है कि नहीं है? सुबह कुछ शाम कुछ। और फिर दूसरी बात क्या हो गया, आपने इतनी बड़ी मुल्क दुश्मनी कर दी आपके वजीर खजाना ने कि IMF की डील को सबोताज करने की आपने कोशिश की। इससे बड़ी गद्दारी और मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? मैं तो हैरान हूं अपनी हुकूमत पे कि इतनी बड़ी गद्दारी और अभी बोल लिया मुल्क दुश्मनी को, इन 3 मुल्क दुश्मनों को खिलाफ तो सबसे पहले कठेरे में खड़ा करना चाहिए। इसमें मैं आती हूँ, लेकिन मुझे अभी तो ऑब्वियसली जो हालात हैं इकोनॉमी के वो अच्छे नहीं हैं, थोड़ी बहुत
ये भी अभी आर्मी चीफ का जो दौरा हुआ है, जो भी आ रहा है वो खुशखबरी वहां से मिल रही है। इनकी हरकतों में इनके फवाद चौधरी शेख रशीद सुबह उठते और वो कहते हैं 15 दिन हुकूमत है, 1 हफ्ते की हुकूमत है। क्या इस हाल में इन्वेस्टर आ सकते हैं? और अगर नहीं आ सकता है, आपने प्रैक्टिकली जो मुल्क को 3 टुकड़े करने की, मुल्क को श्रीलंका बनाने की आपने किरदार अदा किया, और फिर उसके बाद आपने पिछले 7 महीने से पाकिस्तान की शेयर जीटी रोड आपने ब्लॉक करके रखा। मजहर साहब ये बताइए कि ऑब्वियसली ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद नून लीग जो है वो रुकावट कोई डालने की कोशिश करे या कोर्ट्स से रजू करेंगे या कोई स्टे लेने की कोशिश करेंगे, तो अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नर साहब ने खुद ही 12 अप्रैल की पंजाब में इलेक्शन की तारीख भी तजवीज़ कर दी है वज़ीर आज़म को। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये कि हमजा शहबाज, मरियम और नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस भी आ रहे हैं इसी महीने। पंजाब में आपको क्या लग रहा है, नून लीग कहां पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर है? ऑब्वियसली वो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की कहानियां थी, अभी तक तो नहीं हुई, अब आगे जाके देखें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। देखिए, प्रॉब्लम तो दोनों को आएंगी। जब इलेक्शंस होगा तो जाहिर है PMLQ तो PTI के साथ जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब वो एक तजवीज़ ये भी थी कि समसाम साहब बेहतर बता सकते हैं कि PMLQ जो है मर्ज हो जाए PTI में, तो उससे ज़्यादा सीटें मिलने का उनको इम्कान हो सकता है। लेकिन अगर एज एन अलाय वो अपनी जो भी उनकी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा सीटें मांगेंगे तो मेरा ख्याल है PTI के लिए बहुत मुश्किल होगा इतना अकोमोडेट करना, क्योंकि बहरहाल PTI का अपना जो उधर का कैंडिडेट है, उधर का वोटर है, उधर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब भी आप किसी अपने अलाई को दें, जब भी सीट एडजस्टमेंट होता है, तो मेरा तजुर्बा ये है कि सीट एडजस्टमेंट कभी भी जो है वो जो जिस पार्टी का टिकट नहीं मिलता उस पार्टी का वर्कर कभी भी घर से निकल के, बहुत ही रेयर होता है कि वो जाके वोट डाल दे। वो फिर उस दूसरे पार्टी के ऊपर होता है कि वो अपने कैंडिडेट, वो ज़्यादा अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन क्या PMLQ वो सीट निकाल पाएगी वाली जिसको PTI सपोर्ट करेगी? तो सीट एडजस्टमेंट भी आसान नहीं होगा PTI के लिए, लेकिन डेफिनेटली PTI उनको अकोमोडेट करेगी और शायद उससे थोड़ा ज़्यादा करे जो आज उनकी स्ट्रेंथ है। दूसरा, PMLN के लिए बड़ा इम्तिहान होगा टेस्ट। ऐसा नहीं है कि PMLN वाइप आउट हो जाएगी पंजाब में, आई डोंट थिंक सो। इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स होती हैं, जब इलेक्शंस की फ़ज़ा बनेगी, और अभी भी तमाम तर उसके बावजूद जहाँ PMLN हारी है वहाँ भी उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया है। तो PMLN बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन PMLN के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, अगर वो पिछले साल वाला ये जो एक्सरसाइज थी ये ना करते, ख़ासतौर पे हमजा शहबाज वाली एक्सरसाइज ना करते, और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर PTI की गवर्नमेंट अपनी असम्बलियाँ तहलील कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, उसको तहलील करने से रोकने की अटेम्प्ट, जबकि आपको पता है कि आप नहीं रोक पा रहे, आपको पता है आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, आपको ये पता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आप कहेंगे तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो ले लेंगे। उसका सियासी नुकसान क्या होगा? PMLN को और PDM को सियासी नुकसान ये हुआ कि ले लिया ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब आप कहाँ खड़े हैं? उन्होंने तो हासिल कर लिया जो हासिल करना। वही काम अगर वो आज से 1 महीने पहले तहलील कर देते तो आप फुल फ्लैज इलेक्शन में जाते और इसकी यही बात करते कि तहलील करके गलती की। लेकिन ये बात आप इलेक्शन में करते तो आपको ज़्यादा सियासी वो होता। तो मेरे ख्याल में PMLN के लिए और PDM के लिए ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं बनिस्बत PTI के लिए, क्योंकि PTI का वर्कर तो ऑलरेडी चार्ज्ड है। PMLN ने और PDM ने अपने वर्कर्स को अभी चार्ज करना है, उन्हें निकालना है। नवाज शरीफ साहब करना आते है, हैं, ऑब्वियसली वो तो खान साहब जब से उनकी हुकूमत खत्म हुई है वो तो तब से एक इलेक्शन मोड में चल रहे हैं, उनकी पार्टी चल रही है, जलसे भी हैं, लॉन्ग मार्च भी है, सब भी है, तो उनका कारकुन, उनका वोटर जो है वो तो ऑब्वियसली एक चार्ज्ड इस वक्त वर्कर हमें नजर आता है। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि ऑब्वियसली जो नई मर्दमशुमारी होनी है उसके बाद उनको 3 से 4 माह का वक्त दरकार है हल्का बंदियों के लिए, और उन हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शंस होंगे। अब ये समसा वो चीज़ है विच पीटीआई ऑल्सो वांटेड कि जी नई मर्दमशुमारी हो, फिर हल्का बंदियां भी हों और उसके बाद जाके आम इंतखाबात हों। सो ऑब्वियसली इसका मतलब तो ये है कि अप्रैल में जिस तरीके से अब जो 12 अप्रैल की हम तारीख सुन रहे हैं या जो भी तारीख होती है अप्रैल की, उसमें तो नहीं रमजान तो है, लेकिन वो ये भी तो मंदुखेल साहब बार बार कहते हैं ना कि जी कोई कदगन तो नहीं है, करवा सकते हैं। अब ये एक तो मंदुखेल साहब ने बीच में एक जिमनी सवाल भी कर दिया कि जी रमजान है। सो आपको लगता है कि ये कोई इलेक्शन कमीशन के पास एक्सक्यूज हो सकता है और पंजाब के अंदर केपीके में इलेक्शन जो है वो पुरानी मर्दमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर ही होंगे? फिर देखिए, इसमें बड़ा क्लियर है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी ज़रूरत हो सकती है कि आप मर्दमशुमारी की तरफ जाएं, आप हल्का बंदियों की तरफ जाएं, मगर आइन से मुतसादिम कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये बिल्कुल वाज़ेह है और क्लियर है। अब आइन इलेक्शन कमीशन को या हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये इजाज़त देता है कि ये लेट से लेट भी, फ़र्ज़ करें कल 14 तारीख को अगर तहरील होती है, गवर्नर कल अगर दस्तखत नहीं भी करेंगे तो कल तहरील हो जाएगी, तो कल अगर होती है 14 को तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 13 अप्रैल तक खींच सकते हैं। 90 दिन के अंदर है, 90 दिन के बाहर कुछ नहीं जा सकता। दूसरा, ये जो लेम एक्सक्यूजेस हैं, मुझे अब ये बताएं, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना होता है, इलेक्शन रुकवाना नहीं होता। ये अजीब तरह का इलेक्शन कमीशन है कि किसी की ख्वाहिशों पे उसका जो है वो मूड बदल जाता है या इस तरह होता है। अब आप ये देखें कि कल ये जो कराची में और हैदराबाद में और जिस तरह ये रुकवाया ये मंदुखेल साहब की जमात ने और MQM ने, आज उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया उन्होंने। ये दोबारा जा रहे हैं, मैं सुन रहा था, तो इलेक्शन जो है ना, अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना कद बढ़ाना है और ये साबित करना है कि वो गैर जानिबदार हैं, तो उनको इलेक्शन होल्ड करने पड़ेंगे 90 दिन के अंदर अंदर। हाँ। उनको होल्ड करने पड़ेंगे 90 दिन के अंदर अंदर, और उसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि आइन आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप 90 दिन के ऊपर चले जाए। और अगर हुकूमत अपने आप खत्म हो जाती है तो फिर उसमें 60 दिन का वक्त होता है। तो जो आइन में लिखा हुआ है 1973 से चल रहा है, आगे हमने इस आइन के साथ जो खिलवाड़ किए, पीछे ये 58(2)B की बात कर रहे थे। 58(2)B और ये दोनों चीजें डिफरेंट है। 58(2)B जो है वो ज़ियाउल हक की दी हुई चीज थी, और ज़ियाउल हक की दी हुई चीज पे फिर इसहाक खान ने या लगारी साहब ने और भी बड़ा कुछ हुआ, किसी असेंबली ने मुद्दत ही नहीं पूरी की। ये एक आईनी रास्ता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, जो पार्लिमानी लीडर है हुकूमती पार्टी का, वो कर रहे हैं। इसमें फर्क है दोनों चीजों में। तो ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। अगर ये इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर ये समझते हैं इनकी पॉपुलैरिटी है, तो फिर मैदान में आए, इलेक्शन लड़े। तो फिर ऑब्वियसली वो मर्दमशुमारी, हल्का बंदियां या रमजान जो मंदुखेल साहब कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छा, रमजान में सादिया आप अभी निकाल लें 1997 का इलेक्शन रमजान शरीफ में हुआ था, आप अभी निकाल के देख लें। रमजान में कोई कदगन नहीं। ठीक, ओके, चलो, मेरे इलेक्शन भी रमजान में बिल्कुल सही। अच्छा, बुखारी साहब ज्यादा परेशान हो, मेरे इलेक्शन भी रमजान में होता। इलेक्शन हो सकते हैं रमजान में, कोई परेशान हो ही नहीं। मुझे तो रमजान की बरकत अच्छी नजर आ रही है भाई। कराची और हैदराबाद वाले क्यों आप डिले क्यों करवाना चाह रही थी आपकी हुकूमत? देखिए, शमशान बुखारी साहब जो है ना, वो इलेक्शन, वो आपने फोर्स्ड मैरिज का भी पूछना था इनसे, तो तारीफ भी कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन नहीं, वो तो प्रसाद साहब की बात बिल्कुल सही है ना। आप इदारे वो सही है जो हमारी मर्जी का काम करे। तारीफ नहीं हुई कि भाई सिंध हुकूमत ने उसको पोस्टपोन करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन ने उसको सेट असाइड कर दी, तारीफ में आता है ना, या ये भी मैंने आपको वो बताया। दूसरी बात, 58(2)B जो है ना, वो क्या आइन का हिस्सा नहीं है? नहीं था जिसने भी लाया, मैंने कहा मगर वो एक आमिर ने दिया था, वो आइन का हिस्सा नहीं था और ये आइन का हिस्सा है, तो ये एक अजीब मंतक है। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं ना, बल्दियाती इलेक्शन क्यों चाह रहे थे आप डिले हो? ये नहीं कहा, हाथों ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे अब? तो मैंने ये कहा, देखिए एक चीज ये बताओ ना, यकीनन MQM हमारे इत्यादी है
और मुजदा उसमें और MQM ने इस चीज़ के ऊपर खदशात जाहिर की थी, और खदशात जाहिर करने के साथ साथ यकीनन जो इनके एक मुतालबा था उस मुतालबे पे हमने अमल किए और इलेक्शन कमीशन ने इसको सेट असाइड किया। तो अल्लाह खैर सलाह। यकीनन आज दिन में मैं एक टीवी चैनल से बात कर रहा था, मैंने उस वक्त ये कहा था कि पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है इस फैसले से, इस वजह से कि हमारे कारकुन, हमारे उम्मीदवार जो है ना वो फुल तैयारी के साथ बैठे, और ये कोई 7 महीने से कैंपेन चल रही है। तो फिर इलेक्शन कराए ना, क्यों नहीं करा रहे? लेकिन चूंकि जारी बात है, इत्यादि उनकी भी बात माननी पड़ती है, उस हवाले से हमने उसकी बात बने। अब इलेक्शन कमीशन ने अच्छा मजहर साहब, वैसे ऑब्वियसली आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप देख भी रहे हैं MQM पीपल्स पार्टी के हवाले से जो खबरें हम तक पहुंच रही थी कि हाँ, जैसे मंदुखिल साहब कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी तो तैयार है, पीपल्स पार्टी तो करवाना चाहती है। ये कराची और हैदराबाद वाला इशू था जिस पे शायद MQM ने अपनी जो कुछ गुजारिशात या ख्वाहिशात थी वो इनके आगे रख दी कि आप ये ना करवाएं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कहीं डिले कर दे। देखिए, हमारे यहाँ मजबूरी तौर पे सियासी जमातों का और सिविलियन हुकूमतों का लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से हमेशा रवैया जो है वो गैर जमहूरी रहा है। आप तारीख उठा के देख लें, 70s से तारीख उठा लें, कितने लोकल बॉडीज इलेक्शन कितने लोकल बॉडीज इलेक्शन सिविलियन सेटअप में हुए हैं और कितने लोकल बॉडीज इलेक्शन पंजाब में आपने हुकूमत तोड़ दी है। मजहर साहब पंजाब का जवाब ही देंगे, बाद में बुखारी साहब से लेते हैं। जी मजहर साहब, वो भी बता रहा हूँ, मैं वही बात आप ये भी नहीं मंदुखिल साहब को पता लग रहा बोल कौन रहा है? यही बात कह रहा हूँ, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ना, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। मजबूरी तौर पे ये रवैया हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात अभी शमशान साहब कह रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन के लिए पर तो ये लाजिम होता है कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन का टेन्योर ख़त्म हो जाए तो 120 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। कौन रोकता है इलेक्शन? गवर्नमेंट्स रोकती है ना। हाँ, बिल्कुल सही। 2020 अगस्त 2020 में पिछली लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हो गया था। उसके बाद 120 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने थे। पंजाब में PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने नहीं होने दिए। यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने नहीं होने दिए। ये खैबर पख्तूनख्वा और उधर भी यही सूरत हाल रही। तो हमारे यहाँ और लोकल बॉडीज़ नर्सरीज होती हैं पॉलिटिकल, हज़ारों लाखों की तादाद में पॉलिटिकल वर्कर्स आते हैं। अगर आप इनको प्रोसेस में बिल्कुल इसी तरीके से मरदमशुमारी ले लें, लाजमी होता है मरदमशुमारी हर 5 साल बाद। हमारी यहाँ गवर्नमेंट्स डिले करवाती हैं। आप डिलिमिटेशन, उसका एक प्रोसेस है कि फौरन 5 साल के बाद मरदमशुमारी होती है, उसके बाद डिलिमिटेशंस होती हैं। तो हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली जो सिविलियन गवर्नमेंट्स रही हैं उनका, इवन आप CCI ले लें, ठीक है, आइन में वाज़े तौर पे लिखा है कि CCI का हर 90 रोज़ के अंदर एक इजलास लाजमी है, लेकिन नहीं करवाते हम। यहाँ क्या हुआ, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने 3 जमातों के साथ रिटन एग्रीमेंट किए आज से 1 साल पहले। जमात इस्लामी के साथ किए, MQM के साथ किए, PSP के साथ किए। उसी वक्त अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस कर लेते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती हमारे यहाँ। बिल्कुल सही, ये सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ ऑब्वियसली वो फिर अदालतें फैसला करती हैं, बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो अदालतों की, सुप्रीम कोर्ट की मरहून मिन्नत होते हैं। अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों की तवज्जो नहीं होती। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, हैव टू वाइंड अप हियर। कादिर खान मंदुखिल साहब आपका, मजहर अब्बास साहब, शमशान बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।